स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का। कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे पीढ़ी एकांकन के बारे में। पीढ़ी एकांकन का टॉपिक जीव विज्ञान के लेसन नंबर 3 से संबंधित है और इस लेसन में हम क्या पढ़ रहे हैं? वनस्पति जगत जो कि मूल रूप से पंचजगतीय अवधारणा का चौथा जगत के हैं। इस जगत के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में डिस्कस किया है, जैसे शैवाल क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं और एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, आवास कैसा होता है, कौन सी विधि के द्वारा जन्म करते हैं। पादप, प्रत्येक पादप चाहे वो सरल पादप हो या जटिल पादप हो, निम्नवर्गीय हो या उच्च वर्गीय हो, सभी पादप किसी न किसी अवस्था में युग्मोद्भिद होते हैं और फिर वो बीजाणुविद अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तो मूल रूप से युग्मोद्भिद संरचना क्या होती है? ये एक अगुणित पीढ़ी है जिसके अंतर्गत कौन सी पीढ़ी? अगुणित पीढ़ी है। तो ये है युग्मोद्भिद और युग्मोद्भिद हमेशा समसूत्री विभाजन करता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा विशेष कोशिकाओं का निर्माण करता है। इन कोशिकाओं का नाम देते हैं युग्मक। या तक ये अवस्था होती है युग्मक। इसके बाद में युग्मक संलयन होता है। तो दो भिन्न प्रकार के युग्मक जुड़ेंगे, इससे किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा और युग्मनज जब अंकुरित होगा तो वापस एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है। इस द्विगुणित संरचना को बीजाणु कहते हैं। तो पादप अपने जीवन काल में बीजाणुविद और युग्मोद्भिद अवस्थाओं से होते हुए अपना जीवन चक्र पूरा करता है। यदि पादप की मुख्य पीढ़ी युग्मोद्भिद है तो फिर बीजाणुविद अल्पकालिक होती और फिर वो वापस युग्मोद्भिद में बदल जाता है। लेकिन यदि उसकी मुख्य पीढ़ी बीजाणुविद है तो कुछ समय के बाद में युग्मोद्भिद अवस्था में परिवर्तित होता है और युग्मोद्भिद फिर वापस बीजाणुविद अवस्था में परिवर्तित होता है। तो बीजाणुविद युग्मोद्भिद बीजाणुविद अपनी मूल अवस्था में आने के लिए एक पीढ़ी का गैप होता है और उसी गैप को नाम देते हैं पीढ़ी। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो पीढ़ियाँ हैं, बीजाणुविद पीढ़ी और बीजाणुविद पीढ़ी से किसका निर्माण है? युग्मोद्भिद का और युग्मोद्भिद से वापस किसका निर्माण है? बीजाणुविद। तो इस दोनों बीजाणुविद पीढ़ी के मध्य एक युग्मोद्भिद का अंतर होता है। या फिर हम युग्मोद्भिद की बात करेंगे तो युग्मोद्भिद बीजाणुविद फिर युग्मोद्भिद फिर एक पीढ़ी का अंतर आता है, इसको नाम देते हैं पीढ़ी एकांकन। पादपों में मुख्य पीढ़ी कौन सी होती है? मुख्य पीढ़ी युग्मोद्भिद होती है या मुख्य पीढ़ी बीजाणुविद होती है या दोनों ही प्रावस्था लगभग समय काल के लिए होती है? तो उसके आधार पर पादपों में पाए जाने वाले पीढ़ी एकांकन को 3 भागों में विभक्त करते हैं। मुख्य रूप से कितने भागों में? 3। एक तो होती है अगुणित पीढ़ी एकांकन जिसमें मुख्य पीढ़ी कौन सी होती है? युग्मोद्भिद। दूसरी होती है द्विगुणित और तीसरी होती है द्विगुणितागुणित। द्विगुणित अगुणित, जब इसका विशेष करेंगे क्या पड़ेगा? द्विगुणित अगुणित। द्विगुणित भी है, अगुणित भी है। तो कुल कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। हमने जो पादप समूह पढ़े वो शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी पादपों में ये तीनों प्रकार की व्यवस्था किसी किसी पादप समूह में पाई जाती है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं एक एक पीढ़ी एकांकन को थोड़ा सा विस्तारित रूप से पढ़ना प्रारंभ करते हैं जिसमें वो लिखते हैं। तो पहले बात करते हैं हम अगुणित पीढ़ी एकांकन। इस पीढ़ी एकांकन में मुख्य पीढ़ी होती है वो अगुणित, अर्थात पादप अपना अधिकांश जीवन युग्मोद्भिद अवस्था में कंप्लीट करते हैं।
और इस प्रकार का पीढ़ी एकांकन मुख्य रूप से शैवाल में देखने को मिलता है। किसमें मिलेगा? शैवालों में। होता क्या है कि युग्मोत्पीड होता है जो इसकी मुख्य पीढ़ी है, इसमें युग्मोत्तेजन जो सामान्यतः प्रसंस्कृति विभाजन होता है, युग्मक जनन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है युग्मक का। दो भिन्न प्रकार के युग्मक अर्थात एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में जुड़कर एक युग्मक की और दूसरे युग्मक की जुड़कर किसका निर्माण करेंगे? जो पति है उसका नाम है युग्मक सलय। और युग्मक सलय में दो युग्मक, एक एन युग्मक नर युग्मक, एक हैप्लॉइड मादा युग्मक। एक हैप्लॉइड में तो हैप्लॉइड से जुड़ेगा डिप्लॉइड बनेगा अर्थात डिप्लॉइड एकल कोशिका का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ये युग्मनज मूल रूप से इसकी बीजोत्पत्ति पीढ़ी स्पोरोफाइट है। अब युग्मनज से थैलस का निर्माण हो सकता है या प्रोथैलस का निर्माण हो सकता है और उसी युग्मनज से निर्मित होने वाली संरचना में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा? एक द्विगुणित कोशिका होगी जिसको मात्र कोशिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बीजाणु का निर्माण है इसके नाम देंगे बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें अर्धसूत्री विभाजन जैसा कि हमें पता है दो भागों में कंप्लीट होता है। इसे हम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के नाम से जानते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा तब दो कोशिका बनेगी और फिर उन्हीं दोनों कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा, फिर दोनों से दो कोशिका बनेगी। चार कोशिका का निर्माण होगा, लेकिन चार कोशिका हुई कैसे? सभी की सभी अद्वितीय। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका में पैतृक कोशिका की तुलना में अधिक होगा। इसमें 2n है, इसमें 2n। अब ये बीजाणु स्वतंत्र रूप से वापस अंकुरित होंगे और अंकुरित होकर के वापस एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करेंगे और इस बहुकोशिकीय संरचना का क्या नाम देंगे? युग्मोत्पीड। अब युग्मोत्पीड वापस युग्मोत्पीड जो है वापस नई संतति को निर्मित करेगा। इस एरिया में युग्मक सलय और अर्धसूत्री विभाजन एक अवस्था है जिसमें पादप अपना जीवन चक्र या प्रावस्था द्विगुणित और दूसरा कई जो शेष भाग है वो होती है अगुणित द्विगुणित और अगुणित प्रावस्था होती है। अब अधिकांश जीवन किस रूप में व्यतीत हो रहा है? अगुणित अवस्था। मुख्य पीढ़ी क्या है? अगुणित युग्मक पीढ़ी है, इसलिए इस पीढ़ी एकांकन का नाम देते हैं अगुणित पीढ़ी एकांकन। होगा कैसे? युग्मक भी बनेगा, युग्मक भी कुछ समय के बाद बीजाणु की अवस्था में परिवर्तित होगा, बीजाणु फिर और बीजाणु फिर किसमें परिवर्तित होगा? युग्मक। एकांकन हुआ एकांकन युग्मक भी फिर युग्मोत्पीड बीजाणु को वापस मूल अवस्था माने के लिए एक पीढ़ी का अंतराल है। इसको पीढ़ी एकांकन किसमें पाया जाता है? शैवाल में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का पीढ़ी एकांकन है उसको नाम देते हैं द्विगुणित पीढ़ी एकांकन। इस प्रकार की पीढ़ी एकांकन उच्च वर्गीय पादप जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। कितने पादप इसमें मौजूद थे? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें होता है क्या? मुख्य पादप में होती है वो द्विगुणित, कैसे होगी? द्विगुणित। इसको नाम देंगे हम बीजाणु। इस बीजाणु पर नियमित होने वाली जनन संरचनाओं में जिसको बीजाणु धानियाँ कहेंगे उसके अंदर पाई जाती है बीजाणु मात्र कोशिका और वो बीजाणु मात्र कोशिका
अर्धसूत्री विभाजन अथवा मियोसिस के द्वारा विभाजित होती है। अर्धसूत्री विभाजन या कितना मियोसिस किया जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन का विभाजन होता है। तो होगा क्या, एक द्विगुण कोशिका अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के द्वारा दो अग्नित कोशिका बनेगी, फिर अग्नित कोशिका विभाजन होगी, फिर दो अग्नित कोशिका बनेगी, तो कितनी बनेगी, 4 बनेगी। इन 4 कोशिका को बोलते हैं बीजाणु। लेकिन क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हुआ है, इसलिए ये बीजाणु जो होंगे वो हैप्लोइड होंगे, अगुणित बीजाणु। अब अगुणित बीजाणु अंकुरित होंगे, अंकुरित होकर के एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय थैलस का निर्माण करेगा, इसका नाम लेंगे युग्मोक्त। युग्मोक्त की सूत्रभूमिका क्या होती है, अगुणित प्रकार की होती है। अब ये कुछ समय तक जीवित रहता है और जीवित रहने के बाद में वापस युग्मकों का निर्माण करता है। ये युग्मक कैसे हुए, अगुणित। 2 भिन्न प्रकार के युग्मक आपस में जुड़ते हैं, अथवा एक मेल और दूसरा फीमेल गैमेट आपस में जुड़ेंगे, इस क्रिया को क्या नाम देंगे, युग्मक संलयन, या हम कह सकते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया होगी। इस युग्मकों के संलयन के द्वारा किसका निर्माण होगा, एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होगा। इस द्विगुणित कोशिका को क्या कहेंगे, युग्मनज अथवा जाइगोट कहेंगे। और जाइगोट में अंकुरण के द्वारा किसका निर्माण होगा, बीजाणुविद अवस्था का निर्माण होता है। अब इस अवस्था में क्या परिवर्तन क्या अवस्था बनी, अवस्था बनी कि युग्मक बना, बीजाणु। अर्धसूत्री विभाजन से पहले और युग्मक संलयन के बाद, इससे पहले और इसके बाद जो अवस्था आई है बीजाणु की अवस्था, और युग्मकों के निर्माण से पहले की बात और बीजाणु संकुलन के बाद की व्यवस्था ये होगा कि अगुण है, ये तो एन और युग्मक। इसमें मुख्य पीढ़ी कौन सी है, बीजाणु, अर्थात पादप अपना अधिकांश जीवन 2N प्रावस्था में गुजारता है या व्यतीत करता है। इसीलिए इस जीवन चक्र को क्या नाम देंगे, द्विगुणित पीढ़ी एकांतर। अब युग्मोक्त बनता तो है, लेकिन बनता कैसा, अल्पकालिक। जैसे एंजियोस्पर्म की बात करें तो बीजाणु का निर्माण का लघु बीजाणु बनेगी, गुरु बीजाणु बनेगी, बीजाणु धानी बनेगी और लघु बीजाणु धानी बनेगी। उसमें परागकण बनेंगे और इसमें अंडकोशिका बनेगी। अंडकोशिका परागकण से युग्मोक्त का निर्माण होगा जो 3 कोशिका होगा, और मादा गुरु बीजाणु से 7 कोशिकीय युग्मोक्त का निर्माण होगा, जिसको हम मादा युग्मोक्त कहते हैं। एक तो होगा 7 कोशिका, एक होगा 3 कोशिका। ये कितने समय के लिए होता है, इनका समय कुछ मिनट से लगा करके कुछ घंटों तक या दिनों तक, मान लो 2 या 3 दिन तक। उसके बाद में वो युग्मकों का निर्माण करेगा, आगे की प्रोसेस प्रारंभ होगी। मान लेते एक पादप 20 साल तक जीवित रहता है, तो 1 साल के अंदर वो अपना जीवन जन्म प्रारंभ करता है। तो 1 साल में 365 दिन में से युग्मोक्त अवस्था कितने दिन के लिए होती है, तो 1 दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए। बाकी का अधिकांश समय पादप में किस रूप में व्यक्त किया, बीजाणु में। इसीलिए हम इस पीढ़ी एकांतरण को किस नाम से जानेंगे, द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण के नाम से। तीसरे प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, उसका नाम लेते हैं द्विगुणित अगुणित पीढ़ी एकांतरण। अब किसमें पाया जाता है, मुख्य रूप से ये ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट भी होते हैं, उसमें भी ये मिश्रित रूप से देखने को मिलता है। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के साथ में पॉलीसाइकोनिया एक ऐसा शैवाल है, शैवाल हमारा क्या अगुणित का पाया जाता है, लेकिन पॉलीसाइकोनिया में भी द्विगुणित और गुणित प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इस प्रकार के पीढ़ी एकांतरण में क्या होता है, दोनों ही प्रावस्था, बीजाणु की अवस्था और युग्मोक्त की प्रावस्था, दोनों ही मुख्य पीढ़ी के रूप में पाई जाती है। दोनों मिश्रित होते हैं, ये इनका जो काल होता है लगभग समान समय के होते हैं।
आधे समय के लिए विजन की व्यवस्था होती है, आधे समय के लिए युग्मों की व्यवस्था। मुख्य पीढ़ी हालांकि युग्मों की होती है, जो कि एक मुक्त और प्रकाश संश्लेषित रास्ता है, लेकिन बीजाणु भी युग्मोक्त भित्ति पर आश्रित होती है। किसके लिए? खनिज लवणों के लिए और पोषक तत्वों के लिए। तो ये हालांकि होती प्रकाश संश्लेषित, लेकिन आश्रित किसके ऊपर होती है? युग्मोक्त भित्ति अवस्थाओं के ऊपर होती है। होगा क्या? बीजाणु की अवस्था युग्मोक्त से प्रारंभ करते हैं तो कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। इस युग्मोक्त से युग्मक जनन के बाद युग्मकों का निर्माण होगा, तो यहाँ पर ए युग्मक बनेगा। दो भिन्न प्रकार के युग्मक आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने पर किसका निर्माण होगा? युग्मनिज का होगा। और युग्मनिज कैसा होगा? वो द्विगुणित होगा। द्विगुणित युग्मनिज के ऊपर से बीजाणु अवस्था होगी। आपको पता होगा कि जब डायोफाइट्स को देख पड़ा था तब उसमें बीजाणु अवस्था होगी। कौन कौन से बाबा विभक्त थी वो? फुट, चीटा और कैट थे। अब बीजाणु के पाए जाने वाले बीजाणु कोशिकाओं में 68 विभाजन होता है। कौन सा होगा? मियोसिस। और मियोसिस के बाद कितने बीजाणु का निर्माण होगा? 4 बीजाणु का निर्माण होगा। ये सभी प्रकार के बीजाणु कैसे होंगे? अब अगुणित बीजाणु वापस अंकुरित होकर के एक स्वतंत्र और मुक्त पादप काय का निर्माण करता है। इसको क्या नाम देंगे? युग्मोक्त भित्ति। अब इस प्रकार के जीवन चक्र या पीढ़ी क्रम के अंतर्गत बीजाणु की व्यवस्था और युग्मों की व्यवस्था लगभग समान समय के लिए उपस्थित होती है तो पाई जाती है। इसको नाम देते हैं द्विगुणित अगुणित पीढ़ी क्रम। तो विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से टॉपिक में हमने पढ़ा है पादप जगत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पीढ़ी क्रम। इसमें से एक था अगुणित, दूसरा द्विगुणित और तीसरा द्विगुणित अगुणित। इसके साथ ही लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।